हाँ जी प्रीतिका, बताइए इसमें क्या डाउट है। सर इसमें ना मैं डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रही थी, तो वो समझ नहीं आ रहा। कंडीशनल यूज हो रहा है पर टोटल प्रोबेबिलिटी से, पर कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं निकल रहा। इसमें जो कंडीशनल वाली कंडीशन है, एक मिनट। हम्म इस तरह क्वेश्चन पहले भी पीवाई क्यू में रहे हैं। समीशन ने खोल दिया मैंने, मान लो। तो इसमें क्या दिक्कत है, जैसे क्या होता है सिंपली कि समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू n इनटू, ये मान लो इवेंट ए है फॉर एग्जांपल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। ये ए इवेंट है टोटल। बताओ, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। आई की वैल्यू जहाँ से एन, यहाँ पे क्या है ज्योमेट्रिक है, तो 1 से इन्फिनिटी। और सम ऑफ ज्योमेट्रिक क्या होता है? नेगेटिव बाइनोमियल। तो मान लो इसका नाम अभी एन को एन रख दिया, तो ये हो गया x1 से लेके xn तक, मोर देन 4 था ना, ये हो गया। इसको यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब बताओ, ईच एक्स आई मेरा ज्योमेट्रिक है 1/2। ठीक, तो समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n क्या होगा, नेगेटिव बाइनोमियल n कॉमा 1/2। और ये जो ज्योमेट्रिक ये वाला था हाफ की पावर n था, इसका मतलब हाफ इंटू हाफ की पावर n-1। इस तरह से ये ज्योमेट्री का पीएमएफ है। तो बताओ, नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ, मान लो इसका नाम मैं y रख देता हूँ। सपोज ये मेरा y है, सो व्हाट इज पीएमएफ ऑफ y। इसका पीएमएफ बताओ क्या होगा। जब ये होता है सपोर्ट, जब 1 से स्टार्ट है, सपोर्ट जब 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पे स्टार्ट होगा एटलीस्ट 1 हो सकता है ना, तो n से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे y बराबर n है ना। अगर मैं यहाँ x लिखता तो यहाँ x-1, यहाँ x, तो y यहाँ n+1 डॉट डॉट, नंबर ऑफ ट्रायल वाला केसेस हो गया ना। तो बताओ इसका पीएमएफ क्या है, नेगेटिव वाई बाइनोमियल। माइनस वन चूज r-1। तो रखो यहाँ पे समेसन n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी हाफ की पावर n-1, चूज कितना, यहाँ 4 से 8 के बीच है, तो ठीक है 4 से 8 के बीच का रख लो। जैसे कहने का मतलब ये y है लेट से, तो यहाँ तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 4 प्लस y इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 6 प्लस y इज इक्वल टू 7 प्लस y इज इक्वल टू 8। और y का क्या है पीएमएफ जो तुम बता रहे हो, पुट करो इसको। इस तरह क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है गेट में ऑलरेडी। एक क्वेश्चन था ना इंडेक्स में y था, तो n-1। एग्जाम में भी आया ना। सर आपने तो काफी अलग अप्रोच से कराया, मैंने जो सोल्यूशन देखा उसमें बिल्कुल ही अलग था। उसमें सीडीएफ निकाला था और वो गामा फॉलो कर रहा था। हाँ जी, तो हो सकता है उससे भी, उसमें थोड़ा एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि जिस तरीके से आपने देखा है या किसी ने किया है हम भी वही करेंगे या तुम भी वही करो। तुम अपने तरीके से नया ट्राई करो, उसमें क्या है। और अप्रोच सही लगाओगे आंसर सही आएगा, चाहे किसी भी तरीके से करो। ये है, तो एक ही तरीका थोड़ी है। तो इसको लगाओ, नेगेटिव एंगल क्या होता है, वाई है नंबर ऑफ ट्रायल ना, तो आर एथ सक्सेस आ रहा है, y-1 चूज n-1 एंड आर एथ नंबर ऑफ ट्रायल ना, बिफोर आर एथ टिल आर एथ सक्सेस, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट आर एथ सक्सेस, राइट। तो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट एन एथ सक्सेस, तो एन सक्सेस आएगा और बाकी फेलियर आएगा। ठीक है, ये हो गया। लगाओ ये पीएमएफ रखो यहाँ पे। जरूरी थोड़ी कि तुमने कहीं सॉल्यूशन, सबसे पहले दिक्कत ये हो सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हो,
तो उससे दिमाग वाग तो काम करता नहीं है, फिर वही सोल्यूशन करना। तो अपना सोल्यूशन करो ना, जो आ रहा है वो ठीक है। सॉल्व कर पाओगे? ये पीएमएफ यूज करो, एक बार यस रखो, सर, अब तो हो जाएगा। एक बार पुट करो भाई, सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है। तुम अपने तरीके से सॉल्व, एग्जाम में कोई सॉल्यूशन काम नहीं आना, एग्जाम में जो दिमाग में है वही काम आना है, और कोई सॉल्यूशन कहाँ सॉल्यूशन देख लोगे एग्जाम में, तुम किसका देख लोगे। हाँ जी भाई सोम, बताओ इसमें क्या डाउट है। सर ट्राई किया था गामा से, लेकिन गामा -3/2 है तो उसकी वैल्यू। गामा में नेगेटिव कब से आने लगी, गामा तो पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। यस सर। तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसमें क्या है अगर वैसा है तो। सर डेस्मोस पर चेक किया तो फाइनल वैल्यू बता रही है। तो मैं क्या करूँ अब, तुम्हारे पास खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं क्या करूँ बताओ। नहीं मतलब ऐसे क्वेश्चन तो मैंने मतलब देखा नहीं कि जहाँ पे नेगेटिव गामा आ रहा है, तो अप्रोच पता नहीं तो आपसे पूछ रहा था। कुछ बुक में गामा नेगेटिव में डिफाइंड है, लेकिन जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैंने क्लास में पढ़ाए हैं, जो मैंने पढ़े वो पॉजिटिव के लिए पढ़ा है मैंने। इसमें पहली बात तो ए बी को कुछ फिक्स कर लो, 1 1 चाहो तो। ये क्या है क्वेश्चन, क्या दिख रहा है मुझे, अगर ए को मैं 1 1 डाल दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, तो वो तो फिर 0 आ जाएगा, 0 तो तीनों सेटिस्फाई कर जाएगा। ए को 2 और बी को 1 रख दूँ तो क्या होगा। चलो ए को 2 और बी को 1 रखो। तो ये 2/दिस माइनस, अच्छा अगर सेम रखेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से क्या होगा। ओह, तो सेम तो रख नहीं सकते ना, सेम में तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो होगा नहीं। अलग अलग कर लो दो पार्ट में, कोई बात नहीं। तो इसको अगर हम ऐसे पुट नहीं भी करें, हटाओ, डायरेक्टली जनरल कर लो। ये सब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बच्चों वाली चीज़ है, मतलब इतना जैम में आता नहीं है सब चीज़ें, मुझे यहाँ तक लगता है। ऐसा कोई पीवाईक्यू में रेयरली इस तरह क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा जैम के पीवाईक्यू में, जहाँ तुमसे वो इंटीग्रेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन है, ये सब 11 12 में था, इंटीग्रेशन करवाना करवाना ये सब है। अब क्या करना, वही स्टोरी है, उसको करके देखो, जो आ रहा है वो सही है। अब तुम भाई, तुम दो तरीके से अलग अलग करते हो तो मैं क्या करूं, अब दो आंसर तो हो नहीं सकता। चलो कुछ ले लो, ऐसा कर लो, टी बराबर कुछ रख लो, 1/x² टाइप का। तो क्या होगा, यहाँ से कोई एक इंटीग्रेट करो, दूसरा तो सिमिलरली आ जाएगा। तो एक को सॉल्व करो, दूसरा टर्म में बस बी रख देना है ना, चीज़ें तो वही हैं, तो रहने दो। एक को सॉल्व करो, तो यहाँ से इसको I1 बोल दो। गूगल ऊपर हजारों इसका सॉल्यूशन, तुम गूगल पे टाइप कर लो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं अप्रोच। तो क्या गूगल करना है, इमेज पे डाला था, आया नहीं था। तो यहाँ पे क्या आएगा कि क्या कर दिया, टी ना। तो हमें तो सबको टी में लाना पड़ेगा, टी में लाना पड़ेगा, तो ठीक है रखो, कोई बात नहीं। तो अभी के लिए 0 to ∞ x² e⁻80 एंड dx है मेरे पास। अब कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना, दिस अपॉन -2, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कुछ खास नहीं किया, डिफ्रेंसिएशन क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड अब मुझे सबको टी में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये हो गया -1/2, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट 0 से ∞ x का था ना, हमें तो लिमिट लिखना है अब टी का। तो x जब 0 है तो t ∞ है, और x जब ∞ है तो t 0 है।
तो ये माइनस उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो नाउ एक्स की पावर 5 ई की पावर माइनस ए टी डी टी। अब यहाँ से जो x निकालेंगे तो 1/t, ठीक है। तो रोटी। तो यहाँ से तो टी की पावर 1/2 हो जाएगा ना, ठीक है, रूट टी यहाँ तक, ठीक है। अब और हमें चाहिए एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 जब करेंगे तो क्या आएगी तो 1/2 0 से इन्फिनिटी। अब एक्स की पावर 5 लेंगे तो टी की पावर -1/2, तो -5/2 ई की पावर -80 dt, ठीक है। अब यही दूसरे वाला टर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन जैसे ए की जगह बी आया होगा, जो डिफरेंस है। तो दूसरा टर्म यही है, बस ए की जगह बी आया होगा। तो अभी के लिए तो ये फॉर्म हो गया ना। एक्चुअली दिक्कत ये यहाँ पे सेम ही जो एक्चुअल क्वेश्चन था, अगर माइनस करेंगे यहाँ माइनस जो था, तो वो क्वेश्चन यही बनेगा -12 0 से इन्फिनिटी टी की पावर -5/2 और ई की पावर -BT dt, यही तो है जो एक्चुअल क्वेश्चन आई जो था हमारा टोटल। तो यही है। अब ये है कि अभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, अगर ए को है ना पॉजिटिव मान ले, पॉजिटिव दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो अभी तो कुछ ऐसा बनेगा ना ये अल्फा -1। तो ये तो हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है अभी। तो इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो इसको है ना अभी तो ये आ रहा है भाई, अगर ए बी इक्वल होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, वो तो ठीक है। बाकी डिफरेंट है तो कैसे आगे करोगे। अब ये तो इन्फिनिटी आ गया गामा इंटीग्रल से, वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा गामा इंटीग्रल से, क्योंकि है ना, क्योंकि ये है क्या रिजल्ट होता है। तो ये -3/2 -1, तो गामा ऑफ -3/2, तो गामा तो डिफाइन पॉजिटिव के लिए है, और अपॉन ए की पावर समथिंग ना, वैसा होता था। तो अभी के लिए ठीक है ना, अभी के लिए मेरे हिसाब से ये आया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो कि है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि इसको ब्रेक भी कैसे कर, चलो कॉमन निकाल लो इन दोनों में। ए बी में किसी एक को लार्जर किसी एक को स्मॉल, जो मैं शुरू में कर रहा था कि ए को 2 बी को 1 मान लेते हैं, तब करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जीरो आ जाएगा इक्वल के लिए। तो अभी के लिए मतलब इसको अगर एक साथ रिड्यूस करोगे, सो हाफ 0 से इन्फिनिटी, जैसे टी की पावर -5/2 कॉमन आ जाएगा, ई की पावर -2t माइनस ई की पावर -t dt, ये कंबाइन कर दिया दोनों को, कंबाइन कर दिया। अब देखो कुछ कर सकते हो, तो अब कुछ कॉमन ले लो। सो हाफ 0 से इन्फिनिटी एंड टी की पावर -5/2 ई की पावर -t, फिर बचेगा यहाँ पे ई की पावर -t -1, या अगर मैं 2t कॉमन ले लूँगा तो वैसा हो जाएगा। बट क्वेश्चन इंटीग्रेट होगा कैसे, इसको तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ होगा। ये 1 माइनस ई की पावर t आ जाएगा। तो आगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब फिर से कुछ सब्स्टिट्यूट करें, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है 1 माइनस ई की पावर टी, या ई की पावर टी को कुछ रख लो, करके देख लेते हैं, कुछ समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है जी। तो यहाँ से मान लो y या कुछ ऐसा मान लो ई की पावर टी को, ठीक है। या पहले जब मैंने -t कॉमन लिया था, तो यहाँ पे -t ही बचा था ना, ये था, तो यहाँ बचेगा ई की पावर -t -1 एंड तो अब ई की पावर -t कॉमन ले लो, यही हो जाएगा। तो सो इट्स बेटर यू टेक दिस, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, पुट करो, फिर ये रिड्यूस होगा, फिर टी कहाँ जाएगा, टी वापस लॉग में आ जाएगा नहीं, तो
हाफ, तो यहाँ चलो जैसे मान लो ये और ये मिलके, क्योंकि फिर से वही है कि अगर मैं टी को ज़ीरो रखूँगा तो ज़ीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी रखेंगे तो -1, तो ज़ीरो से -1 वाई की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, तो फिर से वो माइनस घटाएंगे तो -1 से ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं मुझे लगता है। -1 से ज़ीरो, डी वाई, ये हो गया y, और यहाँ हो गया t⁵ -5/2 है, तो वहाँ से t निकालो वापस y में, तो हो जाएगा ln 1 + y फिर माइनस, ठीक है जी, देखो, तो 1 + y⁻t, -t बराबर, तो ये हो गया -ln, लगाओ भाई बाई पार्ट लगाओ, देखो यहाँ तक तो ठीक है। तो नाउ, हाँ, बाई पार्ट लगा के सॉल्व करो इसको। ओके सर। जो आंसर आएगा वही आंसर है, ठीक है ना, इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी ही आंसर है, ये चीज़ है। तो बाई पार्ट लगाओ, आगे देखो क्या होता है। हाँ जी अदिति बताइए, इसमें क्या पूछना है आपको पहले वाले क्वेश्चन में। सर इसमें होगा कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो ये आईआईडी कॉन्टिन्यूअस है जिसका मीन 0 है ना, तो कोई एक्स है, कोवेरियंस वाई, ये आपको आई के बारे में पता है, इंडिकेटर फंक्शन मैंने बहुत बार यूज़ किया है। इंडिकेटर फंक्शन जो होता है, ये इंडिकेटर फंक्शन एक्स आई मोर देन 0 कह रहा है, इसका मतलब ये तो 1 होगा या 0 होगा, 1 होगा एक्स आई मोर देन 0 और एक्स आई लेस देन 0 के लिए। मुझे बताओ, अगर मीन 0 है और ये सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, मीन 0 मतलब 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, मीडियन भी 0 है, तो ये बोल रखा है सिमेट्रिक अबाउट 0 ना, तो मीडियन 0, तो मुझे ये बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, या मैं सीधा से ये पूछूं कि ये कौन सा रैंडम वेरिएबल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सर बर्नौली जैसा। हाँ, सपोर्ट 1 0 है तो बर्नौली ही है, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, जब मीडियन 0 है तो एक्स आई मोर देन 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है। हाफ। तो ये क्या हो गया, बर्नौली हाफ, और ये उसका, ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका समेशन क्या फॉलो करता है, बाइनोमियल। ये बाइनोमियल एन हाफ हो गया, ठीक है। अब ना हो, अब आपको देखना है कि इन दोनों का क्या निकालना है, कोवेरिएंस। तो बस आपको क्या देखना है कि इसको खोल भी सकते हो ना, जैसे x1 मोर देन 0, x2 मोर देन 0, इस तरह से है। तो ये है आई ऑफ x1, या ब्रैकेट में लिख लो मोर देन 0, ऐसे सो ऑन। अब बताओ इसका और इसका कोवेरिएंस निकालना है, तो क्या दिक्कत है। कोवेरिएंस निकालने में क्या होता है, जब हम कोवेरिएंस निकालते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, x1 का कोवेरिएंस इसके साथ, फिर x1 का इसके साथ, चूंकि ये आईआईडी है तो x1 x2 से तो इंडिपेंडेंट है, तो बाकी टर्म के साथ मुझे लगता है 0 हो जाएगा, तो x1 का बस इसके साथ रहेगा। तो पहला टर्म जो बन के आएगा, x1 का कोवेरिएंस आई x1 मोर देन 0 के साथ, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो इस वेक्टर में यहाँ पे आई लगा दूँ और यहाँ पे समेसन लगा दूँ, अब बस ये निकाल लो आप,
वो काम हो जाएगा n टाइम, क्योंकि बाकी जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x1 के साथ ही कोवेरियंस कुछ नॉन जीरो आ सकता है, x1 का x2 के साथ जीरो आएगा, x3 के साथ जीरो आएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कोवेरियंस जीरो होगा। तो अब ये निकालो, ओपन करना आता है, कोवेरियंस फॉर्मूला आता है ना, लगाओ। क्या होता है कोवेरियंस का? डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको पता ही नहीं है किसका? अच्छा, सर, एक्स का xi तो का। नहीं पता। कोई बात नहीं, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ओपन करोगे क्या आएगा, वही तो समझना है। डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी लेंगे कॉमन आंसर आएगा। इसने ये कहा है ना कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट जीरो, कोई भी ले लो, आंसर तो कॉमन ही रहेगा। तो अभी के लिए ये देखते हैं, खोल के खोलो कोवेरियंस के लिए ई ऑफ एक्स आई इंटू आई ऑफ एक्स आई मोर देन जीरो माइनस अलग अलग ई ऑफ एक्स आई इंटू ई ऑफ आई एक्स आई मोर देन जीरो। तो ई ऑफ एक्स आई तो मुझे पहले ही जीरो दे रखा है, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, ठीक है। तो बचा बस ये टर्म निकालना, तो ये तो जीरो हो गया सेकेंड टर्म। अब इसको खोलो, इसको खोलो, कैसे आएगा? आई है ना, आई की वैल्यू या तो वन है या जीरो है। तो ये आपने पढ़ा है, इसको कई बार मैंने यूज़ किया है कि क्या होगा। इसको खोलेंगे, ये x1 टाइम ये है, मतलब x1 अगर एक्स आई मोर देन जीरो है तो ये वन है, मतलब जीरो है, तो अदरवाइज जीरो है। तो ये सिर्फ x1 तब होगी जब एक्स आई मोर देन जीरो है। तो एक्स आई तो मोर देन जीरो या लेस देन जीरो, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ओपन कर लो, पहले हमें ये निकालना, और ये निकल गया तो वो आ जाएगा। तो ये एक्स आई ऑफ आई एक्स आई मोर देन जीरो का मतलब है कि या तो ये एक्स आई है या ज़ीरो है। एक्स आई कब है? जब एक्स आई मोर देन ज़ीरो है, ये इसका मतलब हुआ है ना, क्योंकि वन जीरो है, अदरवाइज ये है। अब तो मुझे इसका एक्सपेक्टेशन लेना, इस पे एक्सपेक्टेशन लगाओ, तो इस पे एक्सपेक्टेशन लगाना पड़ेगा इनडायरेक्टली। तो ये है, तो यहाँ से आ जाएगा। अगर इसको मैं अलग से खोलता हूँ, ई ऑफ एक्स इंटू आई एक्स मोर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो से इन्फिनिटी, इस टाइप का होगा। और चूंकि ये सिमेट्रिक है, किसके अबाउट? एक्स के अबाउट, है ना, जीरो के अबाउट, सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट। इसका मतलब ये भी होता है कि जो पी डी एफ एक्स का है ना, वो इक्वल होगा पी डी एफ माइनस एक्स के, है ना, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब एक्स और माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट के इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस के एंड के माइनस एक्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये होगा जब जीरो के अबाउट कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा। एग्जांपल करें नॉर्मल जीरो वन है ना, कोई भी यूनिफॉर्म माइनस वन वन। तो यहाँ पे अब क्या करना है, जस्ट ये सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी आई मान लो और दो पार्ट में सॉल्व कर लो, आ जाएगा ये। तो अभी मैं बस इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ अलग से। तो अभी इसको बस निकाल लो, ये क्या आएगा। तो ये पार्ट अभी मान लो आई है। अब इसमें क्या करो, एक्स को माइनस एक्स रखो, ठीक है ना। आप सब्सटीट्यूशन, ये काम करो, टी बराबर माइनस एक्स कर दो, तो डी टी बराबर माइनस डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन रिड्यूस होगा माइनस टी एक्स, है ना, और एफ एक्स ऑफ माइनस टी और डी एक्स माइनस डी टी, ठीक है ना। एक्स को जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस टी कर दिया, ठीक है, ओके। अब लिमिट चेंज हो गया अकॉर्डिंगली, जीरो से इन्फिनिटी था तो जीरो पे जीरो, इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इंटीग्रेशन चेंज कर दो। वो ई एक्स से आ जाएगा ना, ई एक्स जीरो है, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, उससे आ जाता, तो ये उससे आ जाएगा। तो ये तो एफ एक्स ही है ना। ये एक तो देखो, पहली बात ये आपका एफ एक्स ही है, तो बचेगा क्या। और यहाँ पे जीरो से माइनस इन्फिनिटी हमने किया है क्योंकि हमने, ठीक है। तो पहली बात तो ये पीडीएफ सेम रहेगी, और ये माइनस अभी प्लस हो जाएगा,
डी टी। लेकिन दिक्कत ये भी है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, इसको माइनस इन्फिनिटी से जीरो बनाऊंगा तो एक माइनस रहेगा यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने के लिए, तो ये फाइनली ये बन के आएगा, देख लो बाकी लोग। तो ये ऐसा है। तो मैं टी को हटा के एक्स भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा, लेकिन हमें तो चाहिए था लिमिट अच्छा, जैसे आई माइनस आई जीरो हो जा रहा है ना, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कुछ खास नहीं मिलेगा हमें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। ओके, लेकिन हमें तो आई की वैल्यू चाहिए ना। तो ये सिमेट्रिक था ना जीरो के अबाउट, तो इसका मतलब है कि जैसे हमें ये दे रखा है ई एक्स इज ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि जीरो से इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स इज ज़ीरो, नहीं नॉट ज़ीरो, क्योंकि सपोर्ट तो इन जनरल ये होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इज ज़ीरो। तो इसे कुछ नहीं मिलेगा, ये ना यही आई ऑफ और माइनस आई का सम आ जाएगा, इसको माइनस इधर लाओगे ना तो उसका सम आ जाएगा, जीरो तो हो ही जा रहा है। तो हमें इससे वैल्यू नहीं मिल रही, मेन हमें इसकी वैल्यू चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्साइज की। अच्छा, मान लो अगर ये नॉर्मल होता, मान लो नॉर्मल 0 1 होता एग्जाम्पल के लिए, आई थिंक ये इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा फिर तो अलग अलग हो जाएगा। हमें कह रहा मान लो अगर ये नॉर्मल 0 1, अभी के लिए मान लो कि एक्स आपका नॉर्मल 0 1 है, जैसे इसने कहा है ना सिमेट्रिक अबाउट 0 है, तो उसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? अगर हम उससे सॉल्व करके देखें, क्योंकि इसने इन जनरल कहा है कि मान लो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन जो सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो अभी के लिए मैं कोई एग्जाम्पल से ले लेता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, और जिसका सपोर्ट यहाँ पे कुछ कहा है, रन वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस विद दिस। अच्छा, तो इससे क्या निकल के आता, अगर हम ये करें तो इसका आएगा 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, बताओ ये कितना आएगा, तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें ये क्वांटिटी चाहिए ना। तो अब तुम सब्स्टिट्यूशन करो, इसको छोड़ो अभी।
ये ले लीजिए, तो डी टी कितना हो जाएगा आपका एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या बनेगा ये, तो ये जो आई है ये एक्स और डी एक्स मिल के डी टी हो गया, और ये हो गया ई की पावर माइनस टी, और ये 1/√2 पाई बाहर है। ये हो गया 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये तो गामा 1 में आ गया ना, गामा 1 हो गया, तो ये तो 1/√2 पाई आ गया यहाँ पे। तो पर चेक कर लो बाकी लोग, एक्स इंटू पी डी एफ ना, इंटीग्रेशन सही किया है। तो ये तो 1/√2 पाई आ गया, और अगर इस केस में नॉर्मल 0 1 के लिए ये 1/√2 पाई है, तो इस केस में ये 1/√2 पाई तो ये n/√2 पाई हो जाएगा। बट पहले से 1/√2 पाई की जरूरत तो नहीं है ना कहीं पे, हाँ क्योंकि एक्स ही था ना ये। देख लो गामा 1 होगा ना, ये तो गामा 1 तो 1 ही हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी में। तो इसके लिए ये आ गया। अब मैं कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लूँगा, मुझे लग रहा है दूसरा आएगा, तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक देना पड़ेगा इसको, इसीलिए शायद है ना। इसने कहा है कि आई आई डी रैंडम वेरिएबल है कॉन्टिन्यूस विच इज सिमेट्रिक अबाउट 0। तो जैसे मैंने मान लिया है ना कि नॉर्मल 0 1 है, तो नॉर्मल 0 1 तो ये आंसर आ गया, सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए फिर तो। क्योंकि 1/√2 पाई एन टाइम ऐड हो जाएगा, एंड बाकी जो है कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, हो सकता है कोई दूसरा आंसर आए, क्योंकि और अगर इंडिपेंडेंट मान लोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा हमें। अगर मान लो ये, क्या ये क्वेश्चन ये है कि दिस एंड एक्स आई इंडिपेंडेंट है क्या, तो उसके लिए मुझे जॉइंट निकालना पड़ेगा फिर इसका। और सो ठीक है ना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसमें थोड़ा क्वेश्चन में शायद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, मे बी। अभी तो मुझे है ना, तो क्योंकि आंसर तो अलग अलग मुझे मेरे हिसाब से आ रहा है, और अगर हम ये दिखा सर पाए मेरे शायद। पास सर मेरे पास एक इसका थोड़ा सा पार्ट का सोल्यूशन था, मैं वो आपको भेजूं एक बार। भेजिए। तो क्योंकि इसका और इसका जो है, अगर इंडिपेंडेंट होगा 0 हो जाएगा, नहीं तो क्योंकि आगे तो मुझे मेन है ये निकालना। अगर ये निकल आएगा तो कुछ होगा, लेकिन निकलेगा कैसे यही देखना है कि हाउ टू फाइंड दिस क्वांटिटी इन जनरल। अच्छा, तो -x में भी तो इक्वल ही है ये। अच्छा, तो ये कह रहे हैं मॉड x। ओके, तो यहाँ तक हम जो कर रहे थे उसमें क्या था ये। हम्म, अच्छा ओके, अगर ऐसा है फिर तो मेन तो यही चैलेंज था ना हमारा। तो इस केस में तो कुछ और आंसर आ गया, ये सही किया हमने। अगर नॉर्मल 0 1 मान लिया मैंने, तो क्यों अलग आंसर 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -12x², इसको ये रख दिया, तो आंसर तो हर बार सेम आना चाहिए। ये तो काउंटर एग्जाम्पल टाइप का नहीं मिल गया हमें। अगर मैं चलो जो सोल्यूशन लिखा है इसको फॉलो कर भी लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मान लीजिए x है जो हमने अभी डिराइव किया था ना -x रख के, तो मैं कह रहा हूँ ये तो काउंटर एग्जाम्पल नहीं आ गया हमारे पास। जो मैंने अभी किया है ये काउंटर एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लिया, नॉर्मल सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को जो क्वेश्चन कह रहा था कि आई डी कॉन्टिन्यूस सिमेट्रिक है 0 के, एंड कोवेरियंस बिटवीन दिस एंड दिस, ई ऑफ मॉड x1 नॉर्मल में भी क्या होता है, √2 रूट है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है ना, √2/पाई
वैसा होता है। तो फाइनाइट तो है ही यहाँ पे, तो नॉर्मल तो मेरा काउंटर एग्जाम्पल हो गया इसके लिए मैं अगर बोलूँ तो बताओ कहाँ गलती है इसमें। यहाँ तक अगर हमने सही किया है तो ठीक तो है, और बाकी रह गया यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, तो इसमें आप कह रहे हैं यहाँ तक तो हमने भी किया है ना, क्योंकि यहाँ तक तो मैं भी लाया हूँ ना, तो यहाँ तक तो ठीक है, हमने यहाँ तक सही किया है। अगर मान लो इसको मैं नहीं यूज़ करता हूँ, जैसे ये हमारे पास है, तो यहाँ हमने किया था, अभी हमने कहा था कि मान लो जैसे x को -x रख दिया था ना, तो यही रिड्यूस होके आया था। सेम इंटीग्रल हमारा क्या रिड्यूस होके आया था, -∞ से 0 -x, मतलब वो t था, उसको x रख देता हूँ, तो ये आया था। तो चूंकि यहाँ x नेगेटिव है तो -x को mod x रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ x पॉजिटिव है तो इसको mod x रख सकते हैं आप। यहाँ x नेगेटिव है तो आप इसको mod x रख सकते हैं। और ये तो fx हो गया, लेकिन क्या इसको हम e ऑफ mod x बोल सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? यहाँ गलती है कि हम इसको, क्योंकि e ऑफ mod x तब बोलेंगे ना जब इंटीग्रेशन पूरे सपोर्ट पे हो, देखिए है ना, तो यहाँ मिस्टेक है एक्चुअली। ये किया जा रहा है ना ई ऑफ mod x, तो जैसे ठीक है आई जैसे इसको हम ई ऑफ mod x कैसे बोलेंगे? अच्छा चलो मान लो मैं अगर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट देखते हैं ज़रा। तो यहाँ से इसको नहीं बोल सकते, लेकिन मान लो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? चलिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखते हैं। आई प्लस आई मान लीजिए ऐड कर दिया हमने ना, आई को ऐड कर दीजिए, तो ये 0 से इन्फिनिटी है, -∞ 0। अच्छा तो यहाँ से कुछ हो जाएगा ना, अब हो सकता है कि 0 से इन्फिनिटी और -∞ से 0 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये -∞ से इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना, तो ये 0 से इन्फिनिटी, इन दोनों को ऐड करेंगे, -∞ से इन्फिनिटी हो गया, और ये आ गया mod x fx ऑफ x dx। तो यहाँ से कितना आ गया? तो यहाँ से आपके पास, अब ठीक है ना, ये आ गया, तो अब बोल सकते हैं e ऑफ mod x। हम वैसे नहीं बोल सकते थे, ठीक है अब, है ना, तो यहाँ से 2i आ गया e ऑफ mod। ओके, तो i मीन्स mod x बाई 2 है, तो यहाँ से i आ गया e ऑफ mod x बाई 2, ठीक है यहाँ तक? ओके, तो ये अब सही है। तो यहाँ से हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या मिला मुझे? तो अभी जो हमें मिला है समेसन i फ्रॉम 1 to n, हम लोग ये निकाल रहे थे, ठीक है ना अभी तक। तो इसका नाम मैंने i रखा था इस क्वांटिटी का, तो ये i है, ठीक है, और i आया है e ऑफ mod x बाई 2, तो ये तो n टाइम हो जाएगा, n टाइम i, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और i हमारे पास है e ऑफ mod x बाई 2, ठीक। अब e ऑफ mod x कितना आएगा? कुछ दे रखा है क्वेश्चन में e ऑफ mod x, बोलिए e ऑफ mod x क्या है क्वेश्चन में? यहाँ इसने बता रखा e ऑफ mod x फाइनाइट है, क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ दे रखा है, बताइए आगे क्या है। यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब का क्या आएगा, e ऑफ mod x क्या आएगा? तो इसमें e ऑफ mod x को 2 यूज़ किया है, कैसे? क्वेश्चन में दिया है e ऑफ mod x 2 है, क्वेश्चन कहीं दिख नहीं रहा मुझे तो। नो सर। हाँ आई थिंक यहाँ है ना, अगर e ऑफ mod x को आप 2 रख देंगे तो ये कैंसिल होकर n आ जाएगा। और अभी देखिए हमने जो किया था, मैं जो कभी कर रहा था, जब मैंने कहा आप नॉर्मल मान लीजिए, तो नॉर्मल 0 1 में थ्योरम होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है याद है? क्या होता है ये? √2/π, यही होता है ना। तो अभी जो हमने किया था नॉर्मल के लिए, तो ये बना था, जो मैं कह रहा था ना, काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है ना। तो ये आंसर गलत है, एन आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर गलत क्यों है? क्योंकि हमने नॉर्मल, अगर कोई क्वेश्चन इन जनरल ट्रू है तो क्या होता है कि हर एग्जाम्पल सेटिस्फाई करना चाहिए। नॉर्मल 0 1 काउंटर एग्जाम्पल है इसका, अगर एक्स को हम नॉर्मल 0 1 लेते हैं तो हमारा आंसर जो आया था पहले n/√2π आएगा, और देखो यहाँ से भी वही आएगा, अगर आप पुट करोगे तब भी यही आएगा। इसका आंसर कितना है? √2/π/2। सिंप्लीफाई कीजिए ज़रा इसको, तो ये फिर से वही आंसर आएगा जो हमारा कुछ देर पहले आया था। क्या आया था? n/√2π। चेक कीजिए, तो अभी कुछ देर पहले ये आंसर आया था ना जब नॉर्मल 0 1 का PDF लिया था, अब भी यही आया है। तो इसका मतलब है कि n तो आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, और किस क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि इसमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, e ऑफ mod x क्या है। जैसे नॉर्मल 0 1 में e mod x 2/π का रूट है, तो उस केस में ये आंसर होगा। जिस क्वेश्चन में
ई ऑफ मॉड एक्स आपका 2 होगा, तो उस केस में जब 2 रख देंगे 2 2 कट जाएगा, तब जाके आपका जो आंसर है वो यहाँ पे अगर पुट करेंगे n इंटू, तो उसने 2 अज्यूम कर लिया है, देख लीजिए, तो ये n आ जाएगा। ठीक है, या हो सकता है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, तो आप टेस्ट नंबर बता सकते हो, उसमें ऐड करवा दूंगा। तो मेनली ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है फाइनल आंसर के लिए, इसलिए ना आंसर नहीं आ रहा था, तो फाइनल ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर ये दे देगा तो हो जाएगा, जैसे नॉर्मल 01 में ये है तो उससे ये आंसर आएगा, जिसमें ये है तो उससे n आंसर आएगा। तो इट विल डिपेंड, है ना, इन जनरल बिना इन्फॉर्मेशन का नहीं बता पाएंगे हम, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, नेक्स्ट बताइए। ये सब सिंपल है, इसमें क्या ही है, इवेंट एग्जाम्पल ले लेके डिस्कार्ड कर लो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में सिंपल आंसर जो है डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, या जो क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके पास है उसमें ये अज्यूम करके आंसर n लाया गया है। सो नेक्स्ट बताइए। सर हम्म एक बार वो फर्स्ट वाली स्लाइड दिखाना। हम्म सर हमारे पास xi तो एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है ना, एक्स आई क्या फॉलो कर रहा है? एक्सपोनेंशियल 1/2। हमने ज्योमेट्रिक ले लिया तो नेगेटिव बाइनोमियल में आ गया सारा। तो कोई बात नहीं, गामा में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमने ज्योमेट्रिक अज्यूम किया ना, वो तो एन ज्योमेट्रिक भी था, तो कोई बात नहीं। अगर एक्साइज एक्सपोनेंशियल है तो उसके अकॉर्डिंग कर लो, क्या था, क्योंकि मैं तो यही पढ़ा था ना, एक्सपोनेंशियल 1/2 एक्साई एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 है, तो कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। तो समेशन एक्साई क्या होगा? गामा n/2, हाँ सॉरी तो n,1/2। हाँ तो ठीक है, इसको कर लो, अब हो गया। तो यहाँ पे ये जो y का पीडीएफ है, तो यहाँ पे अब इंस्टीड ऑफ राइटिंग पीएमएफ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये करने के बजाय, ये तो डिस्क्रीट के लिए था, अब कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पीडीएफ आ जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर लो, 4 से 8 में गामा के पीडीएफ को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, एन, अच्छा एन, एन क्या है, एक मिनट, एन तो था वो इसके टर्म में आएगा ना, पीडीएफ आएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे, हाँ इसमें एन आएगा और फिर वो एन उसके साथ कंट्रीब्यूट हो जाएगा। करो, इसका पीडीएफ क्या होगा गामा का, बताओ, इसके पीडीएफ को वहाँ रख दो। ठीक है सर, ट्राई करती हूँ। वहाँ पुट करो, उसको इंटीग्रेट करो। 4 से 8 में ही बोला है ना, 4 से 8 में ही है। तो उसमें पीएमएफ को ऐड किया है, इंटीग्रेट किया, फिर इसमें एन आएगा, फिर वो समेशन हो जाएगा। थोड़े कैलकुलेशन है, बस हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट में क्या डाउट है, जो भेजा आपने उसमें क्या पूछना है? सर मतलब इसमें डाउट है कि एक्स बार और एस स्क्वायर तो इंडिपेंडेंट होता है, तो पहली वाली इक्वेशन तो आ गई समझ। तो सेकंड वाले में ऐसा क्या डिफरेंट है कि इसका आंसर एक्स बार स्क्वायर ही आ रहा है? क्योंकि आपको नहीं पता है, अगर मैं बोलूँ ई ऑफ एक्स गिवन एक्स बराबर के, तो ये क्या आएगा? के हाँ, के तो क्या दिक्कत है? अब मैं अगर बोलूँ आपसे ई ऑफ एक्स गिवन एक्स, क्या आएगा, ये क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। नहीं नहीं, एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स गिवन है ना, एक्स कोई गिवन नंबर है एक्चुअली, यहाँ एक्स गिवन है कुछ, यहाँ हमने अलग से लिख दिया के गिवन है, यहाँ कुछ एक्स कांस्टेंट है वो गिवन है, तो एक्स आएगा सिंपली। तो सर जब हम ऊपर वाले केस में एस स्क्वायर को मतलब हम रैंडम वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, हम्म तभी कह रहे हैं ना कि वो इंडिपेंडेंट है, हम्म तो एक्स बार भी तो एक रैंडम वेरिएबल ही है, हम्म तो फिर तो डाउट कहाँ है? तो सर डाउट पहले वाले में, दूसरे वाले में डाउट किसमें, फर्स्ट में, दूसरा, सेकंड में? दूसरे वाले में। हाँ, क्या डाउट फर्स्ट है? वाला तो आगे समझ, वो तो रैंडम वेरिएबल है गिवन में। हम्म तो मैं ये पूछ रही हूँ कि सेकंड वाले में भी तो रैंडम वेरिएबल ही है एक्स बार। नहीं, अब ये कांस्टेंट है एक्स, यहाँ पे एक्स कोई कांस्टेंट होगा, गिवन होगा, ये नोटेशन है, लिखने का तरीका है, ये एक रैंडम, ये भी रैंडम वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर याद हो राव ब्लैकवेल थ्योरम में एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्या लिखते थे हम लोग, डेल्टा गिवन टी, ये क्या है, ये नंबर है या रैंडम वेरिएबल होता है?
ये आपको याद हो, ये यूएम भी होता था, राव ब्लैकवेल थ्योरम कहता है दिस इज यूएम ऑफ साइन यस सर। थीटा। तो एक्सपेक्टेशन जरूरी थोड़ी है कि हर बार, चूंकि यहाँ टी गिवन है, मेरा मतलब जैसे क्या होता है ना, हम लोग जब यहाँ लिखते थे दिस इज जी ऑफ टी, सम फंक्शन ऑफ टी, दिस विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये भी रैंडम वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रैंडम वेरिएबल ये है, ये रैंडम वेरिएबल है, तो ये भी रैंडम वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत, दो रैंडम वेरिएबल। जैसे ये भी रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, इसी को तो हम लिखते थे T1। सो दिस इज यूएम, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा होता था साई थीटा, ठीक, एंड टी इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, देन दिस इज द यूएम बाई यू। ये राव ब्लैकवेलाइजेशन प्रोसेस है, यही तो है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ टी है, तो ये टी के टर्म में जो भी आएगा सम टी के टर्म में तभी होता है टी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए टी समेशन एक्स आई है, तो कई बार ये टी के इक्वल ही आ जाता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, टी नहीं आ सकता है ये। अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं, रैंडम वेरिएबल आंसर आएगा, क्या दिक्कत है। सर एक और डाउट है ना कि इफ एक्स आई फॉलो करे नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स आई गिवन एक्स बार ऑलवेज फॉलो करेगा नॉर्मल एक्स बार कॉमा सिग्मा स्क्वायर? देखना पड़ेगा क्या है, एक्साइज क्या फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, जी। तो एक्स आई गिवन एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल एक्स बार कॉमा सिग्मा स्क्वायर? एक्स आई गिवन एक्स बार तो निकालना पड़ेगा ना। ये तो बाई वेरिएट नॉर्मल आता है, यस सर। लगाओ ना बाई वेरिएट नॉर्मल, दिमाग में काहे नहीं यूज करना चाहते हो आप लोग, सब मेहनत मुझसे ही करवाओगे। ये बाई वेरिएट नॉर्मल में कन्वर्ट करो, μ1 μ2 σ1 σ2 रो निकालो, फिर बाई वेरिएट में निकालना आता है ना कंडीशनल यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ लगाओ ना फिर। खुद से मेहनत करोगे ज़्यादा सीखोगे, मतलब खुद से सॉल्व करके गलतियां करके ज़्यादा सीखोगे, ये चीज़ें हैं। इवन जैसे डाउट तुम लोगों का है, सीख मैं रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, जितना तुम प्रैक्टिस करो उतना सीखोगे, ये है, तो वैसा होता है। ये किसका डाउट है भाई सर, इसमें थीटा की लिमिट कैसे फिक्स कर रहे हैं इसमें। अरे ग्राफ बना लो भाई, ग्राफ बना के दिख जाएगा। ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ बना लो। इसमें क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, एक्स से लेके कहाँ तक, मैंने आधा फोटो भेजे एक तो। 2x तक है सर। हाँ 2x तक, 2x, हाँ। तो ग्राफ बनाना आता है इसका, कैसा होगा ग्राफ। हाँ सर, 2 सर्कल आ रहे हैं। हाँ क्या होगा, अभी चलो इक्वल टू 0 कर लो, तो ग्राफ बनाओ ना, उससे मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्या होना है। सर एक की रेडियस 1 आ रही है और एक की रेडियस 2 आ रही है, सॉरी, हाँ 1 2 आ रही है। ऐसा आ जाएगा x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, एंड यहाँ से आपका आ जाएगा x-1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1/2 स्क्वायर। चेक करो एक बारी, यही है। तो ठीक है भाई, तो रेडियस क्या है, एक का 1 0 है सेंटर, और एक का सेंटर है 1/2 0, तो इसको 1/2 0 कर दो और इसको 1 0 कर दो, तो इसका रेडियस 1/2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा 1 0 में क्या है, 1 0 में तो 1 0 ये सेंटर है, रेडियस 1 है, इधर 0 इधर 2, सो ये ग्राफ होगा। ग्राफ सही बनाया, देख लो एक बारी। तो हाँ सर। इस तरह से, तो सेंटर 1/2 0 रेडियस 1/2, सेंटर 1 0 एंड रेडियस 1, ठीक। नाउ ठीक है, तुम्हारा रीजन क्या है, इन दोनों के बीच का रीजन है ये है। अब बताओ यहाँ से तुम अगर ऐसे करोगे तो r² लेस देन इक्वल टू r cos थीटा। अच्छा तुम्हें इसमें डाउट नहीं है ना, 2r cos थीटा एंड r, तुम्हें डाउट है थीटा में, तुम खुद ही देख के बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। इसमें कुछ फिक्स किया है कि x y पॉजिटिव, ऐसा कुछ बोला है इसने, नहीं सर।
तो बताओ कहाँ से कहाँ तक लोगे? ये हम लोग जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसका मतलब पोलर फॉर्म में हमारा सेंटर 0 0 है, रेडियस आर है, तो हम इसके रेस्पेक्ट में पोलर फॉर्म लिखते हैं। तब तुम ये देखो यहाँ पे कि तुम्हारा एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारा जो ये शेडेड रीजन जो दिख रहा है उसमें तुम्हें क्या लग रहा है कितना एंगल कवर हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में? ये इतना ही है ना, इधर वाला पार्ट तो आ ही नहीं रहा। तो ये कौन सा एंगल है, इसको क्या बोलते हो? तो इसको यहाँ से जब चूंकि इतना पार्ट यूज हो रहा है इसलिए इसने क्या किया होगा, इसने -π/2 लिया होगा, इसको π/2 लिया होगा, तो -π/2 से π/2, क्योंकि हमारा सेंटर यहाँ है। जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें सेंटर 0 0 है, तो इसके रेस्पेक्ट में देखना। ये हो गया -π/2, ऐसे जा रहा है। एंगल की बात कर रहा हूँ, रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, ये है। तो एंगल -90 से +90, समझ आया कुछ कि नहीं? हाँ सर समझ हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो -π/2 से π/2 ये लिया है एंगल, ये है। बाकी यहाँ से आर का आ जाएगा, आर कैंसिल कर लोगे तो आर आ गया cos थीटा से 2 cos थीटा, ठीक है। हाँ सर, थीटा की लिमिट में दिक्कत आ रही है। ठीक है। ठीक है जी, और किसी का कुछ बाकी है? सर हम्म सर हम लोग को जो ऑप्टिमाइज कर मतलब जैसे 2 वेरिएबल फंक्शन रहता है, वॉइस नहीं जा रहा। बोलो बोलो। क्वेश्चन हाँ, क्या है? मतलब उसमें क्वेश्चन से कोई है ऐसा? नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं है, मतलब टॉपिक में है बताओ। कि जैसे उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है ना विद गिवन कंडीशन। तो एक तो आप जैसे बताए थे कि हम नया फंक्शन बना देते हैं fx प्लस लैम्डा टाइम्स जो कंडीशन वाला फंक्शन, लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। हाँ, से वरना हम वैसे नहीं कर सकते कि जो जिसका निकालना है ऑप्टिमाइज पॉइंट, तो हम डिफरेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा पॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कितने पॉइंट हो? इससे हो सकता है कि अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट होगा, कैसे चेक करो? जिंदगी खत्म हो जाएगी चेक करते करते। चाहे अगर अनकाउंटेबल वाला केस नहीं हो, नॉर्मल सा कुछ हो, तो तो करके वैसे भी देखो, कर सकते डिफरेंट हैं कि क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? एक लाइन पे अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट है, एक रीजन पे अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट है, तुम कैसे पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे सुटेबल? वो तो कैलकुलस में भी इतना डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर तुम्हारे जितना लोग समझदार हो जाए तो डिफरेंशिएट मेजर करना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पॉइंट देख के बता देगा। नहीं जैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब वही फर्स्ट डेरिवेटिव करके ही जो पॉइंट आया, फिर देख लेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंडीशन को। अच्छा, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया, हाँ, हाँ, वो हमारा जो गिवन वो रीजन है सेटिस्फाई जैसे, करेगा ही। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा वो सेटिस्फाई करेगा ही। मतलब मैं कह रहा हूँ बिना लैग्रेंज मेथड यूज किए। तो वो क्रिटिकल पॉइंट एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर। अच्छा, तो मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा। जी, जब तुमने उसको इनपुट दिया ही नहीं कि किस कंडीशन को यूज करना है, तो कुछ भी पॉइंट आ जाएगा, उसको क्या मतलब है कंडीशन क्या है उससे। तो लाग्रांज हाँ मल्टीप्लाई, मतलब इसलिए तो जो लैम्डा टाइम वो लिया जाता है ताकि उसको सेटिस्फाई करे, अच्छा, ये चीज़ है। चलो एक मैं वैसे कह रहा था कि पॉइंट तो मिलेगा ही, लेकिन या जरूरी नहीं है सेटिस्फाई करे उसको, वो हाँ जरूरी फिर थोड़ी मैं है। उसमें चेक कर लेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर, लाइक जैसे हाँ, एक भी सेटिस्फाई 3। नहीं करेगा तो मैं बोल रहा हूँ एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, देन अच्छा ओके। इसके तरीका होता है कि उस पॉइंट से वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, जो बताया था ना, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए बहुत सारे यस क्वेश्चन सर, सॉल्व करो, एटलीस्ट PYQ वाले क्वेश्चन, और बिना नहीं सर सॉल्यूशन किया देखे है, सॉल्व मैं करो। सोच रहा था कि अगर ऐसे भी कुछ हो सकता था। ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, ये है। तो बाकी तरीका था ही तुम्हारे पास, हाँ, वन वेरिएबल में करके, पोलर फॉर्म में करके, है ना, तो इस तरह कन्वर्ट करके किया जा सकता है। मतलब ये 2-3 मेथड है कि क्या तो वेरिएबल ट्रांसफॉर्म या फिर वो लैग्रेंज नहीं तो एक्सप्लोर करो, गूगल में पूरी दुनिया एक्सप्लोर करो, लिखो, एंटर करो, सीखो, उसमें सीखने के लिए ना, क्योंकि है ना आजकल इतने रिसोर्सेज ऑनलाइन है, जैसे है ना हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो उस पर कुछ ना कुछ है ना एंट्री, और गूगल क्या कर रहा है, जितने जगह डेटा कहीं भी है उसको वो कर ले रहा है ना, उसको ट्रेस कर ले रहा है। तो इससे चीज़ें हैं तो सीख सकते हो, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ गलत भी हैं तो वो भी तुम्हें मतलब वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये है। एनीवे, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, बाकी लोग कुछ डाउट है? चलो, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी।